विज्ञान या तो मानवता के लिए वरदान है या अभिशाप। ये शब्द महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं और आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शीत युद्ध की गहराइयों से निकलकर आज फिर सुर्खियों में है। परमाणु शक्ति से चलने वाली क्रूज मिसाइलें। हम द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण के आधार पर बात करेंगे, समझेंगे रूस की हालिया बुरेविस्निक मिसाइल को और इसके पुराने अमेरिकी समकक्ष प्रोजेक्ट प्लूटो को भी। हाँ, तो ये जो स्रोत सामग्री है हमारे पास, ये इस तकनीक के इतिहास, इसकी रणनीति और वैश्विक परमाणु व्यवस्था पर इसके असर का गहराई से विश्लेषण करती है। ये समझना समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल सेवा यानी यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से जुड़ सकता है। तो चलिए इस जटिल विषय की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद है इस तकनीक के इतिहास को खंगालना, ये समझना कि वही दशकों पहले छोड़ी गई तकनीक क्यों वापस आ रही है और परमाणु स्थिरता के लिए इसके क्या मायने हैं। यारा सोचिए, 14 मई 1961, जगह है जैकस फ्लैट्स, एरिज़ोना का रेगिस्तान। भौतिक विज्ञानी थियोडोर मर्कल और उनकी टीम एक ट्रक पर रखे पियानो पर जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दोपहर एक विशाल ट्रेन के इंजन जितने बड़े परमाणु रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया था। और इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था प्लूटो, रोमन मिथकों में मृत्यु के देवता के नाम पर। इसका मकसद था एक सुपरसोनिक लो एल्टीट्यूड मिसाइल स्लैम को ताकत देना। एक ऐसी मिसाइल जो पेड़ों की ऊंचाई पर उड़े, आवाज की गति से 3 गुना तेज और हजारों किलोमीटर दूर परमाणु बम गिराए। हाँ, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सब शीत युद्ध के चरम पर हो रहा था। 1950 के दशक में कोरियाई संघर्ष हुआ। उसके बाद कई रणनीतिकारों को लगने लगा था कि महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध तो तय है, शायद जल्दी ही होगा। उस जमाने के जो जेट इंजन थे वो बहुत ज्यादा ईंधन खाते थे, तो विमानों की गति और रेंज दोनों पर असर पड़ता था। ऐसे में परमाणु इंजन कह सकते हैं एक क्रांतिकारी समाधान की तरह दिख रहे थे। जैसा कि महान एरोनॉटिकल इंजीनियर क्लैरेंस केली जॉनसन ने कहा भी था, ऐसे पावर प्लांट का आना जो रेंज की समस्या को हल कर सके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता का बहुत ज्यादा दबाव था उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी थीं। देखिए, उस समय कोई ऐसा हल्का पदार्थ नहीं था जो विमान के क्रू को रिएक्टर की भयानक रेडियोधर्मिता से बचा सके। तो परमाणु शक्ति से उड़ने वाला विमान बनाना बहुत मुश्किल था। फिर भी कोशिशें हुईं। 1956 से एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर को एक बहुत बड़े कॉन्वेयर NB-36H बॉम्बर विमान पर फिट किया गया। इसके लिए विमान के अगले हिस्से को, जहां क्रू बैठता था, हटाकर शीशे और रबर की बनी 11 टन भारी नाक लगाई गई। सोचिए। और रेडिएशन से और बचाव के लिए बीच के हिस्से में पानी से भरे 9 बड़े टैंक भी लगाए थे। 11 टन की नाक और पानी के टैंक सुनने में ही कितना जटिल लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। इस NB-36H ने जुलाई 1955 से मार्च 1957 के बीच 47 उड़ानें भरी और सितंबर 1955 में पहली बार उड़ान के दौरान रिएक्टर क्रिटिकल भी हुआ। उसने परमाणु ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे कभी भी विमान की इंजनों से जोड़ा नहीं गया था। उस समय के जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट 1959 में बंद कर दिया गया, क्योंकि कोई ये बता ही नहीं पा रहा था कि इसे कब तक पूरा किया जा सकेगा। अच्छा, तो इंसानों वाले विमान का आइडिया तो काम नहीं आया। फिर तो बिना क्रू वाली मिसाइल ही एक रास्ता बची होगी। सही कहा। बिना चालक दल वाली मिसाइल से वजन और जटिलता दोनों कम हो गई। लेकिन एक और बड़ी चुनौती थी रैमजेट इंजन। रैमजेट एक खास तरह का जेट इंजन है जो उड़ते समय हवा को कंप्रेस करने के लिए मिसाइल की अपनी ही तेज रफ्तार का इस्तेमाल करता है। इसे रिएक्टर कोर के अंदर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलना था। बहुत ज्यादा तापमान है ये। साथ ही बारिश, बर्फ, समुद्र का खारा पानी, इन सबको भी सहना था। इसके लिए खास सिरामिक पुर्जों की जरूरत थी। और दिलचस्प बात यह है कि कूर्स पोर्सिलेन कंपनी, हाँ वही जो कूर्स बियर बनाती है, उसी की एक शाखा, उसने इस रिएक्टर के लिए करीब 5 लाख छोटे छोटे सिरामिक ईंधन तत्व बनाए थे। कमाल है। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1964 में मार्कल की टीम ने अपने सुधारे हुए परमाणु रैमजेट इंजन टोरी IIC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसने 150 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा किया।
ये आज के राफेल फाइटर जेट के दोनों इंजनों की कुल अधिकतम शक्ति के बराबर है। और थ्योरी में ये मिसाइल एक बार में, आप यकीन नहीं करेंगे, 37,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। अविश्वसनीय। लेकिन इस जबरदस्त तकनीकी कामयाबी के बावजूद प्लूटो कार्यक्रम बंद कर दिया गया। हाँ, सवाल ये उठता है क्यों, जब इतनी कामयाबी मिल गई थी? इसकी मुख्य वजह थी कि दूसरी तकनीकें आ रही थीं, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBMs। ICBMs लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने का ज्यादा सस्ता और कह सकते हैं कम जोखिम वाला तरीका साबित हो रही थी। और दूसरी बात, प्लूटो जिस SLM मिसाइल को शक्ति देने वाला था, वो कभी डिजाइन स्टेज से आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो आलोचक पूछने लगे थे कि भाई, प्लूटो का असली रणनीतिक मिशन क्या है? जब कोई साफ जवाब नहीं मिला तो प्रोजेक्ट बंद। तकनीक सफल पर रणनीति में फिट नहीं बैठी। ये बात एक अहम सवाल खड़ा करती है। अगर अमेरिका ने इतने ठोस कारणों से परमाणु रैमजेट तकनीक को छोड़ दिया था, तो रूस अब ठीक वैसी ही तकनीक पर आधारित मिसाइल क्यों बना रहा है? चलिए अब वर्तमान में आते हैं। पिछले हफ्ते की ही बात है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि उनकी 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक क्रूज मिसाइल ने पहली सफल लंबी दूरी की उड़ान पूरी की है। बताया गया है कि परमाणु संचालित रैमजेट इंजन के साथ इसने 15 घंटों में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। पारंपरिक ईंधन से चलने वाले किसी भी विमान या मिसाइल के लिए इतनी देर उड़ना लगभग नामुमकिन है। ब्यूरोवेस्टनिक, जिसका रूसी में मतलब होता है स्टॉर्म पेट्रेल नाम का समुद्री पक्षी, इसके बारे में दावा है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना सकती है या फिर अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर कई दिनों तक हवा में मंडरा सकती है। जैसा हमने प्लूटो के मामले में देखा, इंजन की तकनीक कोई एकदम नई नहीं है। ये उसी पुरानी प्लूटो अवधारणा पर आधारित है। पुतिन ने 2018 में इसे अपने 6 सुपर हथियारों में से एक बताया था। हाँ, और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि इसका रणनीतिक तर्क शायद तकनीकी कामयाबी में उतना नहीं है जितना कि बिखरती हुई वैश्विक परमाणु व्यवस्था में है। याद कीजिए 1971 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM संधि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच। इसका मकसद था दोनों महाशक्तियों के मिसाइल रक्षा क्षमताओं को सीमित करना, ताकि परमाणु निवारण बना रहे। मतलब कोई भी पक्ष ये ना सोच सके कि वो परमाणु हमले से पूरी तरह सुरक्षित है और पहला हमला कर सकता है। संधि के तहत दोनों देशों को सिर्फ एक ABM साइट बनाने की इजाजत थी। सोवियत संघ ने मॉस्को के पास और अमेरिका ने नॉर्थ डकोटा में। तो ये संधि एक तरह से हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने की कोशिश थी, है ना? बिल्कुल। परमाणु रणनीतिकारों के लिए ये तर्क संगत था कि भाई आप अपनी रक्षा क्षमता को सीमित रखें। आखिर परमाणु निवारण का मतलब ही यही है कि हमला करने पर भयानक जवाबी कार्रवाई का डर हो। माना जाता था कि अगर ABM सिस्टम बनाने की होड़ शुरू हुई तो दोनों देश और ज्यादा आक्रामक हथियार बनाएंगे ताकि दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेद सकें। लेकिन 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की अमेरिकी सरकार इस ABM संधि से एक तरफा हट गई। तर्क ये दिया गया कि अमेरिका को उत्तर कोरिया या ईरान जैसे दुष्ट राज्यों से खुद को बचाने की जरूरत है, और शायद ये भी विश्वास था कि आर्थिक रूप से जूझ रहा रूस ABM तकनीक में अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका की संधि से हटने का सीधा नतीजा ये नए रूसी हथियार है, ऐसा कह सकते हैं? काफी हद तक। देखिए, जैसे जैसे अमेरिकी ABM प्रणालियां बेहतर होती गईं, रूस और चीन भी ने ऐसी नई और अनोखी तकनीकों में निवेश करना शुरू कर दिया जो इन रक्षा प्रणालियों को भेद सकें या उन्हें नाकाम कर सकें। दोनों देशों ने बड़े ICBMs का अपना जखीरा बढ़ाया, जो एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, अलग अलग लक्ष्यों के लिए, जिन्हें MIRVs कहते हैं। इसके अलावा ग्लाइड व्हीकल आए, हाइपरसोनिक मिसाइलें आईं जो आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ सकती हैं ताकि मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सकें। और अब बुरेवेस्टनिक और पोसाइडन जैसे हथियार सामने आए हैं। पोसाइडन पानी के नीचे चलने वाला परमाणु ड्रोन है। ये कोशिशें तब और तेज हो गईं जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक व्यापक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD प्रणाली बनाने की घोषणा की। लेकिन बुरेवेस्टनिक के सामने भी तो वही पुराने सवाल हैं जो प्लूटो के सामने थे। ये मिसाइल प्लूटो की स्लैम के उलट सबसोनिक है, मतलब आवाज की गति से धीमी। तो क्या इससे इसे रोकना आसान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। मिसाइल की रेंज और देर तक मंडराने की क्षमता तो है,
लेकिन धीमी गति का मतलब है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करने और मार गिराने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। और हाँ, इसके ऑपरेशन से जुड़े जोखिम भी बहुत ज्यादा हैं। जैसा हमने चेर्नोबिल और फुकुशिमा में देखा है, परमाणु रिएक्टरों के साथ भयंकर हादसे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि 2019 में एक बुरे वैश्विक परीक्षण के दौरान हुए हादसे में कई रूसी वैज्ञानिकों की जान भी चली गई थी। और मौजूदा हथियार नियंत्रण संधियों पर इसका क्या असर पड़ता है, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये एक और अहम पहलू है। बुरेवेस्निक और पोसाइडन, ये दोनों हथियार संभवतः न्यू स्टार्ट संधि की परिभाषाओं के दायरे में नहीं आते। ये संधि 2010 में अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। ये आईसीबीएम्स, एसएलबीएम्स और बॉम्बर्स की संख्या को 1550 तक सीमित करती है। रूस के कुछ नए हथियार जैसे सारमट आईसीबीएम तो इसके दायरे में आते हैं, लेकिन बुरेवेस्निक और पोसाइडन शायद नहीं। तो इससे रूस को भविष्य में अमेरिका के साथ एबीएम सिस्टम पर होने वाली बातचीत में मोल भाव करने का एक जरिया मिल सकता है। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एबीएम, ये बीएमडी सिस्टम वाकई उतनी सुरक्षा दे भी पाते हैं जिसका दावा किया जाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, परमाणु अप्रसार विशेषज्ञ है सैम लेयर। उनके अनुसार मिसाइल रक्षा प्रणाली एक ढाल से ज्यादा एक छलनी की तरह है, जो आने वाले कुल परमाणु हथियारों का शायद एक छोटा सा हिस्सा ही रोक पाती है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष हुआ, उसका उदाहरण लें। बताया गया कि इजराइल के उन्नत एरो 3 और अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर ने ईरान की करीब 180 मिसाइलों में से केवल 15 को ही उनके रास्ते के बीच में नष्ट किया, और हर सफल इंटरसेप्ट की लागत करीब $8 मिलियन। बहुत महंगा सौदा है। और जो 165 मिसाइलें पहली रक्षा परत को पार कर गई, उनमें से करीब 45 ने अपने लक्ष्य भेदे, बाकी को शायद बाद में दूसरे सिस्टम ने रोका। तो मतलब ये सिस्टम कुछ हद तक कारगर हैं, लेकिन अभेद तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये परिणाम प्रभावशाली जरूर लग सकते हैं, लेकिन उस अभेद्य मिसाइल ढाल से बहुत दूर है जिसका वादा अक्सर नेता करते हैं। और जैसे जैसे हमलावर मिसाइलों की संख्या बढ़ती है, मान लीजिए रूस या चीन से बड़े पैमाने पर संघर्ष हो, या फिर इंटरसेप्टर मिसाइलों का घनत्व कम होता है, जैसे पूरे अमेरिका जैसे विशाल इलाके की रक्षा करनी हो, तो उस छलनी में छेद और बड़े होते जाएंगे। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या निकलता है कि एबीएम या बीएमडी प्रणालियों के जरिए पूरी तरह अभेद्य सुरक्षा हासिल करने की कोशिश शायद एक भ्रम है, और इस भ्रम का पीछा करते हुए हम उस परमाणु संयम को खतरे में डाल रहे हैं जो शीत युद्ध के आखिरी दौर में स्टार्ट और दूसरी संधियों से बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ था। बुरेवेस्निक का परीक्षण ये साफ दिखाता है कि परमाणु शक्ति वाले देश हमेशा एबीएम सुरक्षा के नीचे से, ऊपर से या उसके चारों ओर से निकलने के रास्ते खोजते रहेंगे। दुनिया एक महंगी और खतरनाक तकनीकी दौड़ में फंसती जा रही है, और इसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता। तो हमने प्रोजेक्ट प्लूटो के ऐतिहासिक संदर्भ को देखा, तकनीकी रूप से संभव पर रणनीतिक रूप से छोड़ा गया, और फिर रूस के बुरेवेस्निक तक की कहानी देखी, जिसका विश्लेषण द प्रिंट में भी किया गया है। और मुख्य बात यह है कि बुरेवेस्टिक जैसे हथियारों के पीछे का असली प्रेरक बल शायद सिर्फ आक्रामक क्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि एबीएम संधि का टूटना और उसके बाद मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हराने पर केंद्रित हथियारों की एक नई दौड़ का शुरू होना है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का एक खतरनाक चक्र है। बिल्कुल, जैसा कि विद्वान बार्टन हैकर ने प्लूटो के बारे में कहा था, और जो बात आज भी उतनी ही सही लगती है, तकनीकी उपलब्धि अपने आप में कोई रणनीतिक लक्ष्य नहीं होती। मैं ये कर सकता हूं इसलिए करूंगा, ये सोच शायद किसी स्टंट करने वाले या किसी किशोर अपराधी के लिए ठीक हो, लेकिन परमाणु हथियार संभालने वालों के लिए नहीं। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हथियारों की तकनीकी प्रगति रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत करे, खासकर तब जब ये प्रगति रक्षात्मक प्रणालियों का मुकाबला करने की कथित जरूरत से प्रेरित हो। आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के इस अंतहीन से लगने वाले चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? ये सवाल यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा जैसे विषयों को समझने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। हम सभी सुनने वालों को इस जटिल मुद्दे पर और सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य की चर्चाओं के लिए अपने प्रश्न या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार तक के लिए अलविदा।